क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनेस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाज़िर है और हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है अब बहुत से फैसले करते दिखाई दे रहा है, लेकिन एक फ़ैसला बाबर आज़म के हवाले से जो होता दिखाई दे रहा है अब तक अगर हम देखें तो बाबर आज़म को कायल करने में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नाकाम नज़र आ रही है। बाबर आज़म एक जगह डट गए हैं कि अगर उन्हें कप्तानी दी जाए तो वो तीनों ही फॉर्मेट में कप्तानी उन्हें दी जाए। तो साथ साथ अगर हम बात करें तो तीनों फॉर्मेट में अगर कप्तानी हम दे भी देते हैं बाबर आज़म को, तो बाबर आज़म माजी की अगर हम बात करें तो बड़ी ज़बरदस्त कप्तानी करते रहे। 3-3.5 साल के अरसे में उन्होंने अच्छी कप्तानी की। सीरीज़ भी टेस्ट मैचेस में बाबर आज़म ने जिताई है पाकिस्तान को, T20 में भी पाकिस्तान को जो है उन्होंने जिताया है, वनडे में भी उन्होंने जिताया है। लेकिन साथ साथ अगर हम देखें तो उसके बाद जो परफॉर्मेंस के हवाले से उनकी बातें हो रही थी कि बहुत ज़्यादा T20 के अंदर बाबर आज़म स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं है। लेकिन जब बाबर आज़म ने क़यादत छोड़ी तो उसके बाद जो पहली सीरीज़ रही पाकिस्तान की T20 के हवाले से, वहाँ न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ उनका स्ट्राइक रेट बड़ा ज़बरदस्त रहा। फिर पाकिस्तान सुपर लीग में बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया बाबर आज़म ने, स्ट्राइक रेट पर काफ़ी तवज्जो दी। और अब जब बाबर आज़म तीनों ही फॉर्मेट के लिए कप्तान नामज़द हो जाएंगे तो ये एक अच्छा फ़ैसला बोर्ड का होगा। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो एक सीरीज़ शान मसूद ने किया है ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, बड़ी मजबूत है ऑस्ट्रेलियन टीम थी। माजी में अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी टीम ने कभी भी टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया में फतह हासिल नहीं की थी, ना ही सीरीज़ जीतने में कामयाब हुई थी। गो के शान मसूद एक सीरीज़ में कप्तानी में नाकाम नज़र आए, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस भी कोई खातिर खा उस सीरीज़ में नज़र नहीं आई। तो चलें अब कप्तान कौन बनता है कौमी क्रिकेट टीम का। गो के T20 फॉर्मेट के लिए कप्तान के मजबूत उम्मीदवार के तौर पर बाबर आज़म आ गए हैं और हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाबर आज़म को T20 का कप्तान नामज़द कर दे। और साथ साथ एक अच्छी खबर अगर मैं क्रिकेट के हलकों से बात कर लूँ तो इमरान नज़ीर की क्रिकेट में बड़ी ज़बरदस्त वापसी हुई है। अब जो उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया निजी चैनल पर, उनका कहना है कि मैं क्रिकेट में वापस आ रहा हूं क्योंकि ज़रिया माश मेरा क्रिकेट है, क्रिकेट के लिए मैं सब कुछ करने जा रहा हूं। और साथ साथ मैं क्रिकेट में माजी में जिस तरह मैं क्रिकेट खेला करता था इसी तरह मैं क्रिकेट जो है दोबारा खेलने को तरजीह दूंगा और कोशिश करूंगा कि अपनी परफॉर्मेंस की बेस पर एक दफ़ा फिर कौमी टीम के दरवाजे पे दस्तक देता हुआ नज़र आऊँ। अगर इमरान नज़ीर की बात करें तो एज ए ओपनर बैटर पाकिस्तान T20 में बड़ी ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस भी रही है। माजी में उनके साथ जो कुछ होता रहा है, लेकिन इमरान नज़ीर इस चीज़ को तस्लीम कर रहे हैं कि जब वो तकलीफ़ में थे, जब वो बीमार थे तो उनके लिए शाहिद खान आफरीदी, बूम बूम लाला ने बड़ी उनकी हेल्प की। तो अप्रिशिएट करनी चाहिए शाहिद खान आफरीदी को। साथ साथ क्योंकि शाहिद आफरीदी बाकायदा तौर पर शाहिद खान आफरीदी फाउंडेशन भी चला रहे हैं जहाँ से बाकायदा वो लोगों की मदद भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस सारी सूरत-ए-हाल पे बात करेंगे और ख़ासकर क्योंकि न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ होनी है, कौन सा दस्ता पाकिस्तान का तैयार 18 रुकनी का होना चाहिए। आज हम अपने जो हमारे स्टूडियो पे मेहमान हैं दोनों ही, उनसे भी बात करेंगे। जावेद इकबाल भट्टी हमारे साथ हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। उनके साथ साथ हमेशा हमारे साथ आजकल रमज़ान मुबारक में हमारे साथ मौजूद रहने वाले इकबाल मेमन साहब है स्पोर्ट्स एनालिस्ट, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो सबसे पहले जावेद साहब की तरफ चलते हैं। जावेद साहब सबसे पहले तो बात करेंगे क्योंकि इस वक्त काकुल में एबटाबाद में जो कैंप लगा हुआ है, आर्मी की ज़रिए निगरानी पाकिस्तानी टीम है ट्रेनिंग कर रही है, क्या कहेंगे कितना फ़ायदा होगा इस ट्रेनिंग से पाकिस्तानी टीम को? बहुत शुक्रिया मोइन भाई, देखें इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये जो आप ट्रेनर रखते हैं, इंटरनेशनल ट्रेनिंग जो करवाते हैं आकर हमारे कोचेस या उनका स्टाफ, ये उससे 100 गुना बेहतरीन ट्रेनिंग हो रही है इनकी। इससे पहले भी आप मिसबाह हक की मिसाल ले सकते हैं। जब मिसबाह हक काकुल में अपनी पूरी टीम की ट्रेनिंग कराने के बाद इंग्लैंड में गए थे तो उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मी को और जो वो तमाशाई थे उनको पुशअप और सैल्यूट लगाकर बताया कि हम जो है कहाँ पर ट्रेनिंग कर कराएं, तो इसका जो असर है हमारी टीम पे बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। और ये लड़के जो सिर्फ ना के हमारी जो टीम थी आज से तकरीबन पीछे चले जाएं 2-2.5 साल से हाफ फिट प्लेयर्स पर मुश्तमिल थी जिनकी फिटनेस टेस्ट होते ही नहीं थे, लेकिन अब ये सुपर फिट होकर जब आपको पता है कि ये आने वाले मुकाबलों में जाएगी, चाहे वो न्यूजीलैंड की सीरीज़ हो, चाहे आयरलैंड की हो, कहीं भी, और आइंदा जो वर्ल्ड कप आ रहा है समझो एम तो उन्होंने उसको बनाया हुआ है। और मैं ये समझ रहा हूँ जिस तरीके से प्लेयर्स वहाँ मेहनत कर रहे हैं और आर्मी के जो उस्ताद हैं जिस तरीके से उनसे मेहनत करवा रहे हैं, जिस तरह रनिंग हो रही है फिटनेस के हवाले से, और फिर आप प्लेयर्स को देखिए प्लेयर नज़र आ रहे हैं कि मेहनत कर रहे हैं और
प्लेयर जो है वहाँ एंजॉय भी कर रहे हैं। और लेकिन कई प्लेयर ऐसे भी हैं जिन्होंने ये चीज़ें पहले कभी नहीं देखी थी और वो जो वहाँ परेशान भी हो रहे हैं। लेकिन ये जो मोहसिन नकवी ने काकुल एकेडमी का चुनाव किया इनकी ट्रेनिंग के लिए, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि हर साल कुछ दिन मखसूस कर दिए जाएं हमारी कौमी टीम के लिए कि काकुल में एकेडमी में जाके आपने ट्रेनिंग लाजमी करनी है। चलें, एकेडमी में ट्रेनिंग लाजमी करनी है। इकबाल मेमन साहब भी मौजूद हैं। इकबाल साहब क्या कहेंगे, कितना बेनिफिट होगा पाकिस्तानी टीम को? डेफिनेटली जो इनकी प्रीवियस ट्रेनिंग्स होती रही हैं उसमें कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि अगर कोई नहीं करना चाहता तो थोड़ा सा उसको रेस्ट मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे अक्रॉस द बोर्ड ये ट्रेनिंग करवाते हैं और ये काफ़ी रिगरस होती है ट्रेनिंग। तो इसमें से अगर जो भी खिलाड़ी निकलता है तो वो उसको जो है एडवांटेज भी मिलेगा और उसकी फ़िटनेस भी नज़र आएगी और सिलेक्शन कमेटी के लिए आसानी हो जाएगी कि जो फिट खिलाड़ी हैं वो ही जो है आगे जो है। चले, फिटनेस की थोड़ी बात कर रहे हैं तो क्योंकि फिट खिलाड़ियों वो सबसे ज़्यादा नज़र भी आए तो नौजवान खिलाड़ियों की बात कर लें, क्योंकि 2 किलोमीटर जब पहले दिन रेस कराई गई तो उसमें इमरान खान नियाजी पहले नंबर पर आ गए, सबसे आखिरी नंबर पे आपके आज़म खान आए। तो फिटनेस लेवल तो आज़म खान का भी नज़र नहीं आ रहा है। मैनेजिंग प्लेयर थे इमरान खान नियाजी, उन्होंने पहले पोजीशन हासिल की। नहीं, वो तो एक अंडरस्टूड सी बात है कि आज़म खान की मतलब माशाल्लाह इतनी बल्कि जो है बॉडी है तो उसको जो है वो 15-20 मिनट में तो उन्होंने क्रॉस किया होगा 2 किलोमीटर। लेकिन ये कि डेफिनेटली अब इससे अंदाज़ा होता है कि उन्होंने 8 मिनट में मेरा ख्याल किया। तो ये इमरान नियाजी ने 7.5 मिनट में किया, 8.5 मिनट में जो है चार लड़कों का जो ग्रुप था शादाब का, रिजवान का, उन्होंने अचीव किया उसे। और ये जो है इन्होंने जो है 15 मिनट में तो डबल टाइम लिया तो उससे ही उनकी फ़िटनेस का अंदाज़ा हो गया है। लेकिन ये कि हैविंग सेड दैट ये खिलाड़ी वो है जो ज़्यादातर खड़े होके और अपनी हिट्स करता है, वहाँ पे तो उसकी काफ़ी एजिलिटी भी है और एज ए विकेट कीपर भी उसकी जो है ठीक ठाक एजिलिटी होती है और डाइव भी करता है। तो हम उसकी जो गेम है उससे कहीं कोई भी चीज़ कोई भी क्रेडिट जो है वो नहीं लेते। लेकिन ये कि फ़िटनेस का प्रॉब्लम यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि देखें हर जगह पे आप जो है सिर्फ शॉट्स नहीं खेल सकते, रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी होता है। फिर कभी कभी ये भी होता है कि बॉल करीब से निकल जाती है विकेट कीपर को, फिर विकेट कीपर को दौड़ना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें फ़िटनेस में नज़र आती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सेलेक्टर्स के लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि जो एक कंपोनेंट है मेन वो है फ़िटनेस, उस पे जो है वो कंसिडर करेंगे कि कौन से खिलाड़ियों को कंसिडर किया जाए, फिर दूसरे कंपोनेंट्स पे वो देखेंगे। लेकिन ये कि एक जो कंपोनेंट है वो तो यहाँ पे इनका जो है इजीली वो चेक कर सकते हैं। चलें, चेक कर सकते हैं। थोड़ी सी ट्रेनिंग पे मज़ीद और बात करेंगे। जावेद साहब, इस ट्रेनिंग के अंदर हम देखते हैं कि नौजवान खिलाड़ियों को भी ग्रूम किया जा रहा है, जिसने पाकिस्तान सुपर लीग में अच्छी परफॉर्मेंस दी, डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो बेस है हमारे साथ है, अगर अच्छा नज़र आ रहा है कि नौजवान क्रिकेटर्स को भी मौका फराहम किया गया है यहाँ पर। बिल्कुल मोइन भाई, देखें ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो बेहतरीन प्लेयर्स थे हमारे पाकिस्तान के और फिर जो PSL से आए हैं, ये 29 प्लेयर्स पर मुश्तमिल जो इन्होंने दस्ता तैयार किया है वो बहुत ही ज़बरदस्त। और फिर आपस में नए प्लेयर्स जो हैं आपस में हम आहंग होने का और जेल होने का इन्हें टाइम भी मिल रहा है वहाँ, और जितना वहाँ टाइम पार्टिसिपेट करेंगे, मैं ये देख रहा हूँ कि नए प्लेयर्स जो हैं इस सीनियर्स प्लेयर्स के साथ जो है रनिंग करते हुए, फिटनेस करते हुए, और फिर जब आप रूम शेयर करेंगे तो आप कई चीज़ें जो है वहाँ से सीख कर निकलेंगे। और माशाल्लाह जिस तरीके से ट्रेनर वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, वहाँ क्रॉस द बोर्ड ट्रेनिंग होती है। वहाँ ये नहीं देखा जाता कि ये बाबर आजम है, ये नियाजी नया प्लेयर आया है या नसीम शाह है। वहाँ तो आपको पता क्रॉस द बोर्ड जो ट्रेनिंग हो रही है उन्होंने उसी तरीके से ट्रेनिंग करनी है। लेकिन नए प्लेयर्स के लिए जो है ये बहुत अच्छा मौका है। जब टीम कल को सिलेक्ट होगी तो ये 29 जो प्लेयर वहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं, किसी के पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ट्रेनिंग जो आप कर रहे हैं वहाँ से 100% रिजल्ट आएगी। क्योंकि इससे कबल अगर, क्योंकि आप पहले भी कह चुके हैं कि 2016 में अगर हम देखें तो यहाँ पर इससे कबल भी पाकिस्तानी ट्रेनिंग सेशन लगा था काकुल में और एबटाबाद में, और फिर पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड गई थी, वहाँ अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी। तो फ़ायदा तो होगा। फिर ये जो बाज़ है चेयरमैन आते हैं वो क्यों नहीं इस तरफ तवज्जो देते हैं? अगर यहाँ देखें तो मोहसिन नकवी का एक अच्छा काम हम समझ सकते हैं। मोइन भाई, बात वही है। देखिए, मैंने आपसे यही अर्ज़ किया था, जब तक आपका मजबूत चेयरमैन नहीं आता PCB का,
तो फैसले बोल्ड फैसले नहीं ले सकता। अब देखिए मोहसिन नकवी जिस तरीके से उनके रिकॉर्ड पर है, जिस तरीके से वो मेहनत करते हैं, काम करते हैं, जिस शोबे में भी वो जाएं, तो वो नज़र आ रहा है मोहसिन नकवी ने आते ही बहुत अच्छे अच्छे फैसले किए। और मैं तो समझता हूँ कि क्रिकेट के लिए, हमारी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये फैसले बहुत अहमियत के हामिल है। जिस तरीके से उन्होंने आकर प्लेयर्स के लिए ट्रेनिंग का वो किया है, और फिर नए प्लेयर्स जिन्होंने रिटायरमेंट वापस लिया है, और फिर जिस तरीके से उन्होंने सिलेक्शन कमेटी जो एक उधर चेयरमैन होता था, ये चौधराहट भी ख़त्म कर दी, 3-4 आपको प्लेयर दे दिए कि सब उसके साथ, प्लस फिर जो कप्तान को शामिल कर दिया और एनालिस्ट को शामिल कर दिया। तो ये सारी चीज़ें मोहसिन नकवी की, मैंने आपको पहले प्रोग्राम में भी कहा था कि मोहसिन नकवी जो है, मुझे ये लग रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के मोहसिन साबित होने जा रहे हैं। मोहसिन साबित होने जा रहा है। अल्लाह करेगा पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी होती भी नज़र आए पाकिस्तान के लिए। मज़ीद है मोहसिन नकवी के हवाले से मैं इकबाल साहब से भी बात कर लेते हैं। कैसा देख रहे हैं एज ए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? मैं जावेद साहब की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि उनके जो 3-4 जो उन्होंने एग्जीक्यूट किए अपने जो उनके प्लान में थे, जो उनके विजन में थे, कि एक तो जो अनरेस्ट है, ठीक है, वो जो है उसको ख़त्म किया है, और जो खिलाड़ी दिल बर्दाश्ता हो गए, रिटायर्ड हो गए थे, वो वापस आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है और खुश आइंद बात है। एक मतलब वेव जाती है हर खिलाड़ी के पास कि यार अब ऐसा जाती नहीं होगी। तो ये है कि ये बिल्कुल जाती थी, स्पेशली मोहम्मद आमिर के साथ और अहमद वसीम के साथ, और इवन फॉर उस्मान खान जो दिल बर्दाश्ता हो गए, यूएई चले गए। तो उनको मौका मिलेगा और बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है वो पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। तो ये क्रेडिट मोहसिन साहब को जाएगा कि अगर बेस्ट ऑफ द बेस्ट की सिलेक्शन होती है मेरिट पे, और वही जो है बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है दुनिया में अपने आप को बेस्ट होके दिखाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये क्रेडिट डेफिनेटली सिर्फ कप्तान को नहीं जाएगा, बल्कि पीपल एट द हेम ऑफ द अफेयर्स, और उसमें मोहसिन नकवी जो है वो टॉप ऑफ द लाइन नज़र आएंगे। थोड़ी सी बात, क्योंकि आपने उस्मान खान की कर ली है, तो उस्मान खान के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें। अगर उस्मान खान, क्योंकि अब क्योंकि ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा बन गए हैं उस्मान खान, तो यकीनन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए भी नज़र आएंगे। क्या मामला तय हुए होंगे यूएई से जब उस्मान खान के, क्योंकि अगर देखें तो वो क्रिकेट छोड़कर उस्मान खान यूएई शिफ्ट हो गए थे, और यूएई में अगर हम देखें तो उनका फ्यूचर आप कैसा देख रहे हैं? क्योंकि अगर यहाँ पर उन्हें पाकिस्तानी स्टॉल लग जाता है तो बहुत से मौके उनको ज़्यादा मैसर आएंगे। अगर क्योंकि उनकी पूरी फैमिली बात कर लूँ तो कराची में मौजूद है उस्मान खान की, और कराची ही में मुकीम है, जबकि अगर देखें तो यूएई में वो बाकायदा तौर पर वहाँ पर यूएई के लिए खेल रहे हैं। 16 माह हो चुके हैं उन्हें, 4 माह का और मज़ीद अरसा दरकार है उन्हें। लेकिन बेनिफिट आप कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि अब तो उस्मान के लिए ताज है सर पे सजने में कुछ दिन ही बाकी हैं। देखें, 2 चीज़ें हैं। एक है इकोनॉमिक कंडीशंस। अगर इकोनॉमिक कंडीशंस को देखा जाए तो शायद यूएई में ज़्यादा अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हों, लेकिन ये कि एज ए प्लेयर उनको कितना पैसा मिलेगा, कितना मुआवजा मिलेगा। पाकिस्तान के लिए अगर उनका वो चल जाता है, पाकिस्तान के लिए खेल जाते हैं, तो पाकिस्तान के तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। एग्जैक्टली। तो मैं वही ये कह रहा हूँ कि अगर सिंपल उनको शहरियत चाहिए और आगे जाके फ्यूचर जो भी उनका शहरियत तो उन्हें यूएई की चाहिए ना, पाकिस्तान के लिए तो शहरियत नहीं चाहिए उन्हें। देखें, क्योंकि देखें एज ए प्लेयर, एज ए एथलीट, इंसान का एम्बिशन होता है कि मैं टॉप पे जाके जो है ना अपनी गेम को दिखाऊं और शोकेस करूं, और वो उनके पास सिर्फ मौका इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के साथ ही खेलने का। ठीक है, एक खिलाड़ी जो है, अब जिस तरह मोहम्मद ताहिर था, जाकर साउथ अफ्रीका में चला गया, उसको इमरान ताहिर। तो ये जो है उस्मान खान, उसके पास यूएई में कोई ज़्यादा मौके नहीं है। जब तक के कोई यूएई को टेस्ट क्रिकेट खिलाई जाए, उनको परमिशन मिले ओडीआई में और T20, क्योंकि उनके पास ये भी नहीं है इकबाल साहब, सिलेक्शन भी नहीं है कि आया उन्हें यूएई की टीम में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। उनके साथ साथ 3-4 प्लेयर्स और हैं अच्छे, लेकिन यहाँ तो आपको ऐसा लगता है कि उस्मान खान के लिए प्लेट सजा के रख दी गई है। उस्मान खान की सिलेक्शन ऐसा लगता है कि 99.9 मैं कह सकता हूँ कि उनकी सिलेक्शन होती दिखाई देगी। बिल्कुल, यहाँ पे कंसिडरेशन उनके लिए ज़्यादा है, उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर ज़्यादा है, इसी वजह से उनको टॉप 29 में एकदम सेलेक्ट किया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये भरपूर क़यादत है मोहसिन नकवी की, कि इवन उस्मान खान जो यहाँ पे नहीं थे, यूएई में थे, उनको जो है ये लेके आए।
तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है, खुशआइंद बात है, और उस्मान खान हिमसेल्फ उसके लिए भी बहुत अच्छा है कि अगर वो पाकिस्तान के लिए खेलेंगे और कम से कम एंड ऑफ द डे वो याद रखेंगे कि जब वो खेल चुके होंगे कि भाई मैंने जो है अच्छा फ़ैसला किया और पाकिस्तान के साथ किया और उनके साथ ही खेला, तो वो रिकॉर्ड बुक्स में उनकी जो बाकी देखें वो आगे चल के लक भी होती है, फिटनेस भी होती है, सारी चीज़ें होती हैं और कितना कंसिस्टेंट रहता है। लेकिन ये है कि दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए, आ जाए खेले, भरपूर तरीके से खेले, अपने आप को शोकेस करे, इंशाल्लाह जो है आगे उसके लिए बहुत मौके हैं। जावेद साहब क्या कहेंगे उस्मान के लिए, आप कुछ कह रहे थे? मैं उस्मान के लिए यही कह रहा था कि देखें उस्मान खान को अब किसी ने ना बुलाया, देखें उसकी परफॉर्मेंस जो है, परफॉर्मेंस बोल रही है उस्मान खान ने, उस्मान खान ही बोल रहा है, उसकी परफॉर्मेंस बोल रही है। जिस तरीके से PSL में उसने परफॉर्म किया कि 200 कर दिए, 50 कर दिए, 96 कर दिए, उसकी परफॉर्मेंस बोल रही है। वो जो है देखिए यहाँ से उसको श्योरिटी मिल गई है कि पाकिस्तान की तरफ से खेलेगा। देखिए अगर वो पाकिस्तानी कैंप में शामिल हो गया, आप जिस तरीके से 99.9% वो उसकी परफॉर्मेंस बोल रही है, वो तो सिलेक्ट होना ही होना है। अगर उसको सिलेक्ट नहीं करना है तो आप परफॉर्मेंस को जवाब तो बनाएंगे ना भाई, परफॉर्मेंस भी सिलेक्ट करने प्लेयर। उस्मान खान ने बहुत अच्छा फैसला किया जो UAE से वापस आ गया। आपने जैसे बताया 4 महीने बाकी तो उसकी नेशनलिटी मिली थी, लेकिन वहाँ से ये श्योरिटी नहीं थी कि आपको टीम में सिलेक्ट किया जाएगा, और यहाँ से आपको ये सिलेक्शन की कमेटी ने बता दिया कि भाई आप तो सिलेक्ट हैं, आप 99 कर रहे हैं, 100% वो सिलेक्ट है। अगर परफॉर्मेंस पे करना है तो उस्मान खान से बेहतर तो कोई प्लेयर है नहीं। अब ये चैलेंजिंग जो है, ये हमारे जो पुराने प्लेयर या नए प्लेयर जो साथ आ रहे हैं, हमारे प्लेयर्स के लिए चैलेंज उस्मान खान आके चैलेंज करेगा। आरिश को कर दिया उन्होंने, और फिर आजम खान को चैलेंज कर दिया उन्होंने। अब ये जो है रिजवान के साथ कीपिंग भी करते हुए नजर आएंगे। 2 प्लेयर तो आपको पता चैलेंज हो गए। चलें 2 प्लेयर चैलेंज हो गए। बड़ी अच्छी बात इन्होंने की विकेट कीपिंग के हवाले से। अगर आजम खान को टीम में शामिल किया जाता तो एज ए विकेट कीपर भी वो खेलते, हमने देखा कि दिखाई दिया है रिजवान है, क्योंकि टीम के साथ मुंसलिक हैं। और कितना बेनिफिट होगा उस्मान से, क्योंकि अगर आज़म खान की सिलेक्शन नहीं होती है टीम के अंदर, सरफराज की सिलेक्शन नहीं होती टीम के अंदर, और मोहम्मद हारिस की सिलेक्शन नहीं होती, तो आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं उस्मान खान की सूरत में कि एज ए विकेट कीपर उन्होंने तकरीबन मैचेस में मुल्तान सुल्तान की जानिब से जो विकेट कीपिंग की है। बिल्कुल, आपके पास जो है बहुत सारे मौके हो जाएंगे। ये इंग्लैंड की तरह होगा कि बैरिस्टो और बटलर जो है वो खेलते रहे हैं उनके लिए, तो आपके पास अगर आज़म खान भी खेलते हैं तो 3 दिन हो जाएंगे। लेकिन ये कि फिर मसला होगा आज़म खान का कि वो आउटफील्ड में क्या वो फील्डिंग कर सकेगा इतनी जैसी उस्मान खान या रिजवान करते हैं, या उनको एज ए विकेट कीपर रखा जाए। तो ये बिल्कुल जावेद साहब का जो है ना बात सही है कि बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है आज़म खान के लिए अगर उस्मान खान खेलते हैं। रिजवान के लिए इतना नहीं, क्योंकि रिजवान वो तो पार्ट ऑफ टीम का हिस्सा हुए हैं, बिल्कुल वो ऑटोमेटिक चॉइस होनी चाहिए उनकी तो। और बाकी ये है कि प्रॉब्लम होगा आज़म खान को, उनको वो चैलेंज करेंगे। मगर ये कि मेरी दुआ यही है कि सारों को अकोमोडेट करें जिन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस दी है, और ये इंक्लूडिंग मोहम्मद आमिर, ताकि ये कि आपकी जो है ना फिर हमें लगता है, और जो हम पहले प्रोग्रामों में डिस्कस भी कर चुके हैं, कि वही टॉप खिलाड़ी होंगे जो होने चाहिए थे प्रीवियसली, और वो मुकाबला कर सकेंगे टॉप टीमों के साथ। टॉप टीमों के साथ है। जब साहब अगर हम देखें तो इस दफ़ा सेलेक्टर्स को, क्योंकि अब तो नई सिलेक्शन कमेटी बन गई है, सेलेक्टर को ज़्यादा मुश्किलात नहीं होगी खिलाड़ियों के चुनाव के लिए। बिल्कुल शहजाद भाई, अब तो कोई मुश्किल रह ही नहीं गई, बस उन्होंने इतना सहल अच्छा तरीका कर दिया है। देखिए अब जो ये 29 खिलाड़ी, आप इसमें से जो फिटनेस, अब ये जो बात कर रहे हैं 29 खिलाड़ियों की, अगर देखें तो ऑन ऑफ अगर ये वही प्लेयर्स हैं जिन्होंने PSL में अच्छा परफॉर्म किया, डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म किया, आप समझते हैं कि यही वो खिलाड़ी हैं जिनको पोल रखना चाहिए वर्ल्ड कप तक है? क्योंकि मैं नहीं समझता कि इनसे हटकर कोई ऐसा प्लेयर तो जो बाहर से आके इंक्लूड हो इस टीम के अंदर। 29 वो बेस्ट है पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं जिन्हें इंतखाब किया गया अभी। बिल्कुल ये बेस्ट प्लेयर, देखिए अगर इन पे मेहनत की जा रही है तो ये वर्ल्ड कप के लिए तो आपको पता पूरी लॉट आपके पास आ गई है, आपका डगअप भी बना होगा, आपके जो करंट प्लेयर है वो भी परफॉर्मेंस कर रहे होंगे। अब मैं नहीं समझता कि इसको छेड़ा जाए या किसी और प्लेयर को इन किया जाए। 1-2 प्लेयर ऐसे हैं जो शिकवे शिकायत कर रहे हैं कि हमें भी कैंप में मजदूर किया जाना चाहिए था, खासकर शाहनवाज रानी जो है
वो भी डिजर्व करता था, कम से कम कैंप में होना चाहिए था। लेकिन अगर ये 29 प्लेयर्स का है तो 30 का भी हो सकता था। अब सिलेक्टर के पास कोई भी तो मसला सरफराज नहीं है। जैसे प्लेयर्स भी कैंप में मौजूद नहीं है। सरफराज जैसे प्लेयर भी कैंप में मौजूद नहीं है। तो सर आगे जो फास्ट क्रिकेट है, मॉडर्न क्रिकेट आनी है, ये वनडे और T20 क्रिकेट आनी है, टेस्ट क्रिकेट तो आगे आपके पास है नहीं। तो सरफराज की क्रिकेट आपको पता, अब टेस्ट क्रिकेट है, अगर वो देखें, अगर इनको कोई चांस लगता है। लेकिन अब इतने विकेट कीपर बैट्समैन आ गए हैं, देखिए जो नए नए आने वाले प्लेयर्स हैं उनके लिए चैलेंज होता जा रहा है। अब सरफराज भाई की क्रिकेट तो आपको पता है बिल्कुल आखिरी दिनों की चल। चलें आखिरी हो गई क्रिकेट, लेकिन अब अगर हम इकबाल साहब की तरफ चलते हैं, इकबाल साहब थोड़ी सी बात हम करें डोमेस्टिक क्रिकेट पे। क्राइटेरिया पाकिस्तानी टीम का अब PSL का बेस बन गया है, लेकिन डोमेस्टिक की तरफ कितनी तवज्जो देने की ज़रूरत है? लेकिन डोमेस्टिक की तो डेफिनेटली ज़रूरत है, स्पेशली अगर आप जो है टेस्ट मैचेस के लिए देखते हैं तो वो परफॉर्मेंस चेक करनी चाहिए कि भाई कौन परफॉर्म कर रहा है वहाँ पे, और उन्हीं की बेसिस पे जो है आगे। और हमें तवक्को भी यही है मोहसिन नकवी साहब की क़यादत में कि आगे चल के जो भी टेस्ट क्रिकेट के लिए सेलेक्ट होगा उनको डोमेस्टिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही सेलेक्ट किया जाएगा। एक तो ऑलरेडी जो ऑटोमेटिक चॉइस है टेस्ट क्रिकेट में, और बाकी जो नए हैं वो वही होंगे जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। हाँ डेफिनेटली कुछ ऐसे मैच्योर खिलाड़ी होते हैं जो T20 में या वनडे में अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं और उनमें चांसेस होता है कि वो टेस्ट क्रिकेट में भी ठहर के खेलें, तो वो डेफिनेटली उसमें से भी चूज़ हो सकते हैं। लेकिन ये कि टेस्ट क्रिकेट जो है वो 5 डे गेम है, उसमें बड़ा पेशेंस चाहिए, बड़ा तजुर्बा चाहिए, तो उसके लिए 4 डे मैचेस को कंसिडर किया जाए तो बेहतर है। लेकिन ये कि नथिंग रॉन्ग विद दैट, क्योंकि आजकल हर खिलाड़ी हर फॉर्मेट कम से कम खेल रहा है, तो इस वजह से आप उसमें से भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन डोमेस्टिक में जो पास्ट परफॉर्मेंस हुई है उनमें से कंसिडर किया है। चलें डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस करने वाले प्लेयर्स को भी मुंतखब करना चाहिए। जावेद साहब, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो डोमेस्टिक क्रिकेट है अब, क्योंकि अब हम सीनियर्स प्लेयर्स की अगर बात करें तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने को तरजीह नहीं देते। अगर माजी हम चले जाएँ तो बहुत से प्लेयर्स हैं जो सीनियर प्लेयर्स थे वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेला करते थे, अपनी फॉर्म बहाल किया करते थे, लेकिन अब ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा सीनियर प्लेयर्स की जानिब से कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते दिखाई दें। वो मुख्तलिफ लीग्स को ज़्यादा तरजीह दे रहे होते हैं। बिल्कुल मोइन भाई, अब प्लेयर्स जो है ना, आप देखें, अगर पुराने प्लेयर आपको देख लें, जितने भी हमारे प्लेयर थे, जैसे डोमेस्टिक शुरू होती थी वो डोमेस्टिक में आकर अपनी टीम का हिस्सा बन जाते थे, चाहे वो किसी डिपार्ट की टीम हो, रीजन की हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट की हो, वो हिस्सा बन जाते। नए प्लेयर्स में आपको पता है जब से क्रिकेट में पैसा बहुत ज़्यादा आ गया ना, तो नए प्लेयरों ने डोमेस्टिक को तो अहमियत देना ही छोड़ दी। ये लीग्स के पीछे भागते हैं, NOC के पीछे भागते हैं, इन्होंने ये चीज़ें सारी ख़त्म कर दी। पहले जो हमारे सीनियर्स प्लेयर होते थे जब वो डोमेस्टिक खेलते थे, हमारे जो आने वाले प्लेयर होते थे, जो नई लॉट आने वाली होती थी, वो आधे से ज़्यादा तो उनके साथ रहकर ही सीख जाते थे। और ये जूनियर्स प्लेयर्स को जो है, हमारे जो प्लेयर थे सीनियर्स, वो अपना तजर्बा मुंतकिल करते थे। और आज के जो प्लेयर्स हैं, आपके जितने भी सीनियर्स हैं, वो डोमेस्टिक को कोई अहमियत नहीं देते, और वो ये भी नहीं चाहते कि हमारे साथ जो जूनियर खेलेंगे हम उनके साथ रूम जो है वो शेयर करें। तो ये सारी चीज़ें पैसा आने से नहीं है। जब तक आप इन चीज़ों को नहीं रोकेंगे तो आपका जो तजर्बा है, हाई लेवल का जो तजर्बा है, आपके बड़े बड़े नामी ग्रामी स्टार्स हैं, वो कैसे छोटे बच्चों तक जाएगा, नए प्लेयरों को कैसे जाएगी वो सारी चीज़ें। तो मैं ये समझता हूँ चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को, ये जितने भी हमारे सीनियर्स प्लेयर हैं, आजकल के जो सीनियर्स हैं, उनके लिए लाजिम किया जाए, और सिलेक्शन कमेटी को भी चाहिए लाजिम किया जाए कि जब भी डोमेस्टिक सीजन होंगे पाकिस्तान में, आपको उसमें हिस्सा लेना ही है। चलें डोमेस्टिक सीज़न में जो भी हो उस पर हिस्सा लेना चाहिए। इकबाल साहब, डोमेस्टिक क्रिकेट में यकीनन बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है डोमेस्टिक क्रिकेट, चाहे दुनिया की किसी भी टीम की डोमेस्टिक क्रिकेट के मैचेस हो रहे हों। अगर पाकिस्तान की बात करें, जिस तरह मैंने जावेद साहब से, सीनियर प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट को तरजीह नहीं देते। गो के अभी हमारे पास है टेस्ट मैचेस हमारे पास करीब में नहीं है, लेकिन जब हमें टेस्ट मैचेस के लिए इंतखाब करना पड़ेगा प्लेयर्स का, तो वहाँ सेलेक्टर्स के लिए मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि वहाँ परेशानी हो गई। जिस तरह अभी T20 के लिए मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त कोई परेशानी सेलेक्टर्स को होती नज़र नहीं आएगी, लेकिन टेस्ट क्रिकेट के लिए पाकिस्तानी सेलेक्टर को मुश्किलात ज़रूर होंगी खिलाड़ी की चुनाव के लिए। बिल्कुल आपने सही बात कही, और ये हम मेरे ख्याल पिछले प्रोग्रामों में ये चीज़ हमने डिस्कस की थी कि जिस तरह एबटाबाद जैसा एरिया हो या सियालकोट जैसा एरिया हो जहाँ ठंड पड़ती हो, और वहाँ पे हम टेस्ट क्रिकेट कहीं पे भी हम खेलने जाएं तो प्रायर टू दैट
हमें चाहिए कि 1-2 गेम्स खेलें और जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है उनके जो है आपस में गेम करें। दूसरी बात ये कि जिस तरह जावेद साहब ने कहा, बिल्कुल जब दुनिया में एक चीज़ तब्दील हो चुकी है, लोग जो है पैसे के लिए ज़्यादा करते हैं, तो उसमें भी जो है फूड ऑफ थॉट है कि मोहसिन नकवी साहब की क़यादत में और ऐसी शख्सियत हैं वो कि वो ये इसमें आउट ऑफ बॉक्स सोच सकते हैं। और इसके लिए जिस तरह पाको का पेंटेंगुलर एक टूर्नामेंट होता था, 5 बेस्ट टीमें खेला करती थी, तो इस वक्त भी अगर 3 या 4 टीमें आपस में खेलें लीग बेसिस पे और हर जो है उसके टेस्ट सीरीज़ के से पहले 2 मैचेस खेल लें आपस में, ताकि जो है फर्स्ट क्लास खिलाड़ियों को भी मौका मिल जाए जो यंगस्टर्स हैं और जो ऑलरेडी मतलब वो समझते हैं कि टेकन फॉर ग्रांटेड वो टीम में है, वो भी उनके साथ खेलें। तो अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि मैं समझता हूँ कि सिर्फ अच्छा होना काफ़ी नहीं है। अच्छाई का एक कंपोनेंट ये भी है कि आपने अपनी अथॉरिटी को असर्ट करना है। तो मोहसिन नकवी साहब अगर चाहें तो जिस तरह हारिस रऊफ ने कहा कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूँगा, तो मेरे हिसाब से माजरत के साथ अगर मतलब कोई भी ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड जैसी अथॉरिटी होती तो वो पनिशेबल था। तो इस तरह की सोच, पनिशमेंट तो दी थी ना, एनओसी आपने पहले उसकी जो है क्लियर नहीं की, फिर उन पे जो है बाकायदा तौर पर कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया था और मज़ीद पनिशमेंट ये होती कि इनको अभी कंसिडर नहीं किया जाता, ठीक है ना। तो फिर वो सोचते, क्योंकि हमारे पास एक बेहतरीन फास्ट बॉलर की सर्विसेज नहीं थी शान मसूद के साथ, ठीक है, तो ये एक गलत है। तो ये पैगाम फिर दूसरों के पास भी जाता कि अगर मैं इस तरह करूँगा तो मुझे पनिश किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि उनकी पनिशमेंट जो भी थी वो इतनी हार्श नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी, ठीक है। कि आपको जब पीसीबी एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपके गेम्स हो रहे हों या ना हो रहे हों, आपको पेमेंट दे रही है, तो आपका काम है कि जब उनको ज़रूरत है तो आप उनको दीजिए। तो मैं समझता हूँ कि बाकी आपका जो सवाल था वो उसका आसान तरीका यही है, पीसीबी के पास पैसे बहुत हैं और वो ये इस तरह के फर्स्ट क्लास मैचेस अरेंज कर सकते हैं जिसमें आपके जो बेस्ट प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल खेल रहे हैं वो जो है नए जूनियर खिलाड़ियों के साथ मिल के जेल होके वो खेलें, वो उसके लिए टॉप 4 टीमें हों जो आपस में खेलें। तो मैं समझता हूँ कि फिर उसमें कोई कबात भी नहीं होगी और उसमें थोड़ा सा अमाउंट उनको थोड़ा सा रेज करना पड़ेगा और फिर अपनी अथॉरिटी को असर्ट करना पड़ेगा कि भाई आप खेलें। चलें खेलें। टेस्ट मैच करीब नहीं है क्योंकि अब डोमेस्टिक क्रिकेट की थोड़ी बात चलने निकली है। मोहम्मद आमिर भी टेस्ट अगर देखें तो रिटायरमेंट उन्होंने वापस ले लिया है। क्या मोहम्मद आमिर टेस्ट मैचेस के लिए दस्तयाब होंगे? मोइन भाई देखें, मोहम्मद आमिर के साथ जो है कोई टर्म एंड कंडीशन पर जो वापस है, जिस तरह अमाद आया है, तो मैं नहीं समझ रहा था कि मोहम्मद आमिर टेस्ट के बस की बात नहीं लगी रही। T20 फॉर्मेट या वनडे फॉर्मेट में तो चलेगा, लेकिन टेस्ट मैच अब जो है मोहम्मद आमिर नहीं खेल सकते, तो उसके लिए फिटनेस लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई होगा। 10-10, 15-15 ओवर का स्पेल कराने होते हैं। आजकल 2 ओवर कराते हैं तो पता चल जाता है, बॉडी लैंग्वेज से बॉलर्स की पता चल जाता है कि ये कहाँ खड़ा है, अब तीसरा ओवर कहाँ आएगा, ये सारी चीज़ें। मोहम्मद आमिर देखिए, अभी मोहम्मद आमिर का नाम आ गया है, ट्रेनिंग सेक्शन में आ गया। टीम सिलेक्शन आएगी, जब टीम सिलेक्ट होकर जाएगी, वो कौन से 9-11 प्लेयर जो ग्राउंड में उतरेंगे। अभी अब दिल्ली दूरस्थ, अभी हम सिर्फ बातें कर रहे हैं अमाद की भी, आमिर की भी। जब टीम सिलेक्ट होकर 11 प्लेयर जब ग्राउंड में उतरेंगे, जब तक तो मैच पे तो कोई भी मैच पे नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि मैं थोड़ी सी बात क्योंकि टेस्ट मैचेस पे आ गई है, तो अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आमिर जमाल ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, खुर्रम शहजाद फास्ट बॉलर ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, शहनशाह आफरीदी थोड़े बुझे ज़रूर दिखाई दिए। हमें प्रॉब्लम अगर टेस्ट मैचेस आते हैं तो वहाँ पर भी फास्ट बॉलिंग की होती हुई दिखाई देगी। नसीम शाह शहनशाह आफरीदी के साथ अटैक बॉलिंग कर रहे हैं। अगर नसीम शाह क्योंकि इंजरी के बाद आए, टेस्ट क्रिकेट के लिए यकीनन 5 दिन की क्रिकेट के लिए बड़ा रिदम चाहिए होता है। आप समझते हैं नसीम शाह इंजरी के बाद रिदम वैसा अपने आप को ला पाएंगे? और साथ साथ शहनशाह आफरीदी से प्रेशर कितना रिलीज़ हो जाएगा? बिल्कुल मोइन भाई से आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया। देखिए, नसीम शाह जो है वो ऐसा बॉलर है, वो अपने आप को रिकवर करके जब आया है, जिस तरीके से PSL में उसने आपको शो किया है,
और वो ऐसा बॉलर है, हर गेम में हर टाइम वो डलने की सलाहियत रखता है। उस लड़के के पास वैरायटी और स्पीड दोनों है। मैं ये समझ रहा हूँ जिस तरीके से शाहिनशाह अफरीदी की आपने बात की, उन पे सवालिया निशान है। जिस तरीके की उनकी बॉलिंग है T20 में या वनडे में, टेस्ट मैच में उस मयार की बॉलिंग नहीं है। देखें, आपको हर मैच में पहली बॉल पर या पहले ओवर में विकेट नहीं मिलती। शाहिनशाह अफरीदी को अगर पहले ओवर्स में विकेट मिलना शुरू हो जाए तो अटैकिंग बॉलिंग करते हैं, नहीं तो उसके बाद बैट्समैन जैसे ही संभल जाता है शाहिनशाह अफरीदी को खेलना शुरू कर देता है। समझ रहे कि हमारे पास 3 बॉलर तो आपको पता, आमिर जमाल हो गया, नसीम हो गया और खुरम शहजाद हो गया, ये तो आपके पास मौजूद है। अब आपको चाहिए 1 से 2 बॉलर और चाहिए के साथ। हसनैन को आपने तैयार कर लिया, दानी को तैयार कर लिया, आमिर का मुँह टेस्ट मैच आमिर की बात नहीं करती भाई। चलें आमिर जी, आप जावेद साहब की बात सही है, लेकिन मैं इस पे यही कहूँगा कि देखें, अपने आप को उनको फिट करके दिखाना होगा। इस वक्त वो मेरा ख्याल है 30-32 के होंगे। अब आपको पता है कि 82 में जब इंडिया की टीम आई थी तो सरफराज नवाज़ और इमरान खान थे, और सरफराज 35 के थे और उस वक्त 32 का वो थे। उसके बावजूद वो अपनी फ़िटनेस रखी हुई थी। तो जब प्रोफेशनल क्रिकेटर होता है उसको ये पता होता है कि उसको कैसे फिटनेस रखी जाए। दूसरी बात ये कि जो है सरफराज और इमरान के साथ या इवन वसीम अकरम और वक़ार के साथ ये प्रॉब्लम रहा है कि तीसरा या चौथा फास्ट बॉलर उनके पास इतना नहीं रहा, और तो वो एज ए स्टॉक बॉलर भी चलते थे और एज ए शॉक बॉलर भी चलते थे। शॉक बॉलर में तो वो स्पीड भी बढ़ाते थे, फिर कंट्रोल भी करते थे। तो आमिर के साथ ये है कि उनके पास एक जो स्किल है ना दोनों तरफ मूव करने का, वो बड़ा क्वालिटी है उसमें। और उसमें ये है कि उनको स्टेमिना इतने ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर 3 या 4 फास्ट बॉलर हैं, लेकिन ये कि हैविंग सेड दैट उनको अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखना पड़ेगा अगर वो टेस्ट क्रिकेट में आना चाहते हैं तो, और एस्पायरेंट हैं, शौक ज़ाहिर करते हैं, उनको डेफिनेटली कम्पीट करना पड़ेगा। कोई भी खिलाड़ी इस वक्त ऑटोमेटिक चॉइस होना नहीं चाहिए। और हमने सिर्फ बॉलिंग की बात की, लेकिन हमारे पास बैट्समैन का भी प्रॉब्लम रहा है। जब हम ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के ख़िलाफ़ खेलते हैं तो हमारे जो बैट्समैन हैं उनके धुएँ निकल जाते हैं बड़े बड़ों के। तो ऑस्ट्रेलिया में देखिए हमारे बॉलर्स कामयाब थे, सिर्फ हमारी बैटिंग क्लिक नहीं कर सकती, हम बैटिंग की वजह से सीरीज सर। और फील्डिंग जो सेकंड टेस्ट मैच तो हमने फील्डिंग। सरफराज का मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं? देखिए सरफराज को अगेन मैं वही कहूँगा कि आपने कम्पीट करना है। और अब हमारे पास एग्जाम्पल है फवाद आलम का, ठीक है, कुछ अरसे के लिए आए, लेकिन आए अपनी परफॉर्मेंस पे, ठीक है। इस वक्त भी उसने जो गिने चुने टेस्ट मैचेस खेले हैं, लेकिन अगर जातियां तो की गई ना फवाद आलम के साथ भी। लेकिन ये उसके बावजूद अगर आप स्टैट्स निकालेंगे, क्योंकि मैं तो स्टैट्स का शौकीन हूँ, 13 मैचेस में मेरा ख्याल है 5 टेस्ट में सेंचुरियाँ किसी की नहीं, ठीक है। उसके बाद शायद आबिद अली होंगे जिनकी 3 सेंचुरियाँ हैं कुछ। तो ये उन लोगों के लिए एक आईना है जिन्होंने उनको नहीं सेलेक्ट किया, जाती उनके एक्शन पे क्रिटिसाइज किया, बहुत कुछ किया। मतलब एक्शन से क्या होता है, प्लेयर्स तो परफॉर्म ग्राउंड में कर रहा है। अगर वो एक्शन को अगर हम देखें तो चंदर पॉल का एक्शन का था, आसिफ इकबाल का इस तरह का था। और अगर आसिफ इकबाल अपनी हर इनिंग उस तरह खेलता जिस तरह वो क्राइसिस में खेलता था तो शायद 11 से वो 22 सेंचुरियाँ बना चुका होता। वो तो बेहतरीन खिलाड़ी था। जो भी खिलाड़ी क्राइसिस में खेलते हैं वो ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी होते हैं जो डट के खेलते हैं। तो देखें, मैं समझता हूँ कि ये तो खैर पाकिस्तान में रहती हैं तो कुछ खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा खिला दिया, मंसूर अख्तर को खिला दिया, और कुछ खिलाड़ियों को खिलाया, तो ये तो बड़ी ज़्यादतियाँ पाकिस्तान के अंदर है। खिलाड़ियों के साथ माजी में भी ज़्यादतियाँ होती रही हैं और कुछ ज़्यादतियाँ अभी भी होती हुई दिखाई दे रही हैं। बड़े ज़बरदस्त इन्होंने स्टेज पे बात की और वो बात थी ख़ासकर फवाद आलम के हवाले से। और फवाद आलम ने 11 में से 5 में सेंचुरियाँ स्कोर की हैं। तो एक बड़ी उनके साथ अगर हम कहें तो सेटबैक भी है कि एक उनके स्टाइल पर थोड़ी सी जो है नुक्ताचीनी, और उसके बाद सिलेक्शन उनके जो है टेस्ट मैचेस से भी बाहर होती हुई दिखाई दी है। इस वक्त हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है। इकबाल मेमन साहब आपका शुक्रिया, जावेद साहब आपका शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।